ये सरकार जितने नारे देती है उन सबकी वादा खिलाफी करती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको, जो आपने अभी सवाल किया भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, यहाँ तो हमारे साथ बाद में पहले आपने देखा हो जो हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी, उनके ऊपर भी आरोप लगा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ कब हुआ, जब उस जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है उससे हमारा तिरंगा झंडा फहरवाया जाता है। और जब हम किसी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं और प्रशासन द्वारा हमारा दमन किया जाता है। मैं प्रशासन के भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ, आप कहीं ऊपर से नहीं पढ़े हैं भाई, इसी समाज ने आपको पढ़ाया लिखा और इसी समाज से आप आगे बढ़े हैं। तो इस तहसीलदार साहब के बोल इतने बिगड़े हुए थे, उन्होंने बोला भाई यहाँ कोई डीसी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, मेरे को देना है तो दो, नहीं तो यहाँ पर लाठीचार्ज करो, ये जगह खाली करवाओ। मतलब इस सरकार में लगभग 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं, सारे अनपढ़ बैठे हैं जिन्हें यही नहीं पता है क्या करना है और कौन सी कमान कब देनी है। उन्होंने हर एक कानून को यहाँ छोटी सरकार पर, पंचायतों पर लागू करने का काम किया। पिछली को बताना चाहती हूँ 2 लाख तो कहने के लिए है, इसमें जीएसटी पीएसटी कट के तो 140 बचे हैं। 140 में अगर आप एक मतलब पुली बनवाने लग जाओ ना, वो पुली नहीं बनेगी। क्यों कविता जी, पूरे हरियाणा भर में चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करें, अधिकारियों की बात करें, सरपंचों की बात करें या किसानों की बात करें, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप हर प्रोटेस्ट में, हर आंदोलन में हिस्सा ले रहे हो और सरपंचों के साथ भी, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? देखिए, सरपंचों के साथ तो हम इसलिए हैं, हम सरपंच हैं अभी भी। तो दूसरी बात ये भाई, प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। जब कोई भी चीज़ें हमारे अधिकारों के खिलाफ हो जाती हैं तो संविधान में हमें अधिकार दिया गया भाई हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कल दुर्भाग्य की बात ये हुई भाई, हमने पहले डीसी साहब को ये बता दिया था भाई हम ज्ञापन देने आएंगे और इस समय वहाँ पहुँचेंगे। जब हम यहाँ डीसी ऑफिस के सामने पहुँचे तो ऊपर अधिकारियों के द्वारा मतलब मैसेज दिया गया। चाहूँगा, देखो चुनाव के समय भी 50% आरक्षण है जो महिला को दिया गया था, और पहले भी जो हरियाणा सरकार है या भारत सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे थे। ऐसा लगता है आपको इस तरह की हालत जो महिलाओं को ये बाल पकड़े गए हैं, आपने कल देखा है सरकार जो नारा दे रही है वो कहाँ सार्थक है? मैं ये बता रही हूँ आपको, ये सरकार जितने नारे देती है उन सबकी वादा खिलाफी करती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको, जो आपने अभी सवाल किया भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, यहाँ तो हमारे साथ बाद में पहले आपने देखा हो जो हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी, उनके ऊपर भी आरोप लगा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ कब हुआ, जब उस जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है उससे हमारा तिरंगा झंडा फहरवाया जाता है। और जब उसका विरोध करने हमारी बहन पहुँचती है तो उसके साथ इतनी बर्बरता की जाती है। मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, आपके पास महिला कांस्टेबल नहीं है क्या? आपने वो वीडियो क्लिप देखी हो, उसमें जो जेंट्स हैं वही उसके साथ इतनी बर्बरता कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपकी सरकार नारे दे रही है उनको आप सार्थक करने में कितनी मदद कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ जब होता है जब हम किसी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं और प्रशासन द्वारा हमारा दमन किया जाता है। मैं प्रशासन के भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ, आप कहीं ऊपर से नहीं पढ़े हैं भाई, इसी समाज ने आपको पढ़ाया लिखा और इसी समाज से आप आगे बढ़े हैं। तो इस समाज का भला करने की सोचें आप जब किसी संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो आपको एक शपथ दिलाई जाती है सेवा सुरक्षा और सहयोग की। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल देखा होगा आपने कितना सहयोग किया है यहाँ प्रशासन ने। नारे लग रहे थे कि आप इन्हीं के भाई हो, इन्हीं के बेटे हो, और फिर भी वो लाठी लगातार। अरे मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए वैसे कहने की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते हैं, प्रशासन और पुलिस कभी किसी का सगा नहीं होता है। जब यहाँ पहले बार ये बताया जा रहा था भी आप संयम रखें, हम 2 फुट नीचे हो जाएंगे, लेकिन जब तहसीलदार साहब यहाँ आए, वो एक माननीय पद पर हैं, तहसीलदार साहब के बोल इतने बिगड़े हुए थे, उन्होंने बोला भाई यहाँ कोई डीसी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, मेरे को देना है तो दो, नहीं तो यहाँ पर लाठीचार्ज करो, ये जगह खाली करवाओ। मतलब जब ऐसा क्या कर दिया था सरपंचों ने जो डीसी साहब नहीं मिल रहे थे? भाई हमें नहीं पता क्यों वो हमसे डर रहे थे, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, जब तक आप सरपंचों से नहीं मिलेंगे तो आपका डीसी पद पर बैठने का क्या औचित्य है? जब एक आम जनता की आवाज़ आप नहीं सुनेंगे, उनका समाधान नहीं करेंगे, डीसी साहब का मतलब है भाई यहाँ पूरे ज़िले का जो भार है उनके ऊपर है, लोगों की समस्याओं को सुने और समाधान करे, और समाधान उनसे नहीं होता तो उस समस्या को ऊपर तक पहुँचाए ताकि समाधान हो सके। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको, हमारी यहाँ लड़ाई कल भी डीसी साहब के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई ऊपर सरकार से है, क्योंकि हमें पता है इनके हक में है ही नहीं कुछ भी। इन्होंने सिर्फ ज्ञापन लेना था और ज्ञापन लेके हमारा वो ऊपर सरकार तक पहुंचाना था। लेकिन पता नहीं किस वजह से डीसी साहब को ये गलत मतलब एक फहमी होगी है भाई यहाँ सरपंच आएंगे और मुझे कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन डीसी साहब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब पिछली बार हम ज्ञापन देने आए थे तो आपने 5 लोगों को ऊपर बुलाया था और उन 5 लोगों से जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था और उनको धक्के मारकर बाहर निकाला था, और एक धमकी के रूप में मैं कहूँगी ये बोला था FIR दर्ज करवा दूंगा मैं आपके ऊपर अगर आप ये धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेते हैं। तो मैं अपने डीसी साहब
आपको बताना चाहती हूँ, धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं ज्ञान है, तो हमारे संविधान को उठाकर देखिए। उस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी कोई चीज़ें हमारे अधिकारों से ऊपर होके या गलत आती हैं तो हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने ज्ञापन भी दे सकते हैं। और वो ज्ञापन हम डीसी साहब को देने आए थे और डीसी साहब ने अपनी नैतिकता भूलकर जो अनैतिक कार्य कल करवाया है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर हमारी जगह उनके घर की बहू बेटियाँ होती तो वो यहाँ यही करवाते क्या? डिक्टेटरशिप है भी है भाई अभी बिल्कुल लग रही है। क्यों लग रही है? वो आप सबने देखा है, कल भी देखा है, उससे पहले जो हमारा पंचकुला में किया है कर्मचारियों के ऊपर वो भी देखा आपने, और उससे पहले लगातार होते आ रहे हैं। मैं प्रशासन से और सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब आप में दम नहीं है जनता का सामना करने का तो आप क्यों बैठे हैं? आपने ऐसे ऐसे नारे दिए हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य देखो, हमारा दुर्भाग्य मैं कहना चाहती हूँ, इस सरकार में लगभग 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं, सारे अनपढ़ बैठे हैं जिन्हें यही नहीं पता है क्या करना है और कौन सी कमान कब देनी है। उन्होंने हर एक कानून को यहाँ छोटी सरकार पर, पंचायतों पर लागू करने का काम किया। पिछली योजना में उन्होंने शिक्षा का नाम लेकर भाई हम शिक्षित सरपंच बनाएंगे, 1 साल इलेक्शन लेट करवाए। उसके बाद 50% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे, 2 साल इलेक्शन लेट करवाए। और उसके बाद आरक्षण देने के बाद जब उन्होंने यहाँ सरपंचों के हाथ में कमान आनी थी, उससे पहले ही सरपंचों को चोर बताना शुरू कर दिया। और राइट टू रिकॉल का जो इन्होंने कानून लेके आया, मैं यहाँ देवेंद्र बबली जी से ये कहना चाहती हूँ, हम आपके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। राइट टू रिकॉल सबसे पहले आप पर लागू होनी चाहिए, हमें पसंद ही नहीं है, आपके कार्य ही पसंद नहीं है, तो अपने आप पर लागू करके देखे, पता चल जाएगा आप कितने पानी में और कितने लोकप्रिय हैं। देवेंद्र बबली तो ये भी कहते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी सरपंच काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ लोगों को बरगलाने की बात है। अगर काम होते हैं तो ये प्रोटेस्ट किस लिए, क्यों लाठियां चार्ज करवाई फिर आपने? सबसे बड़ा सवाल देवेंद्र बबली जी के लिए, अगर सरपंच काम करें तो यहाँ लाठियां क्यों चलवाई आपने? आप में दम था, इन लोगों को वैसे ही समझा के भेज देते। असली सरपंच नहीं थे तो आप उनको ये बोलते सामने से, भाई आप सरपंच नहीं है, जाकर अपना कार्य कीजिए, हमारे हाथ में नहीं है आपकी बातें, आप जाइए यहाँ से। देवेंद्र बबली जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आप जिस पद पर बैठे हैं आपको पता उस पद की गरिमा क्या है? आप ऐसे वाहियात सवाल जो कर रहे हैं जनता से और इतने बयानबाजी दे रहे हैं गलत, और उनको मैं बताना चाहती हूँ, आप वही मंत्री हैं जो 2 दिन पहले इस जेजेपी सरकार को ही चोर बता रहे थे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ देवेंद्र बबली जी की, पिछले बार जब किसान आंदोलन था, देवेंद्र बबली जी ने किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसके एवज में किसानों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था और लगभग रात को 1:30 बजे संडे के दिन वहाँ की कोर्ट और वहाँ का सदर थाना सब खुलवा दिया था हमने, और आपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। ऐसा ना हो आप ऐसी गलत बयानबाजी करें दोबारा, फिर आपको जनता के सामने हाथ जोड़ने पड़े और आपको फिर छुपने की जगह ना मिले। 2 लाख तक की पावर है सरपंचों को दी है, उसके बाद ही ट्रेंडिंग का मामला शुरू हो गया। तो क्या लगता है 2 लाख में काम नहीं होगा गाँव? मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 लाख तो कहने के लिए हैं, इसमें जीएसटी पीएसटी कट के तो 140 बचे हैं। 140 में अगर आप एक मतलब पुली बनवाने लग जाओ ना, वो पुली नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सबको ये पता है इसमें ये लगेगा वो लगेगा। अरे कंक्रीट पूरी नहीं होती है 140 में। तो देवेंद्र बबली जी को मैं कहना चाहती हूँ, 140 में आप कुछ बना के दिखाइए, हम मान जाएंगे आपको, फिर हम पर लागू करना यही टेंडरिंग। आपने तो अपनी पेंशन भी 1-1 लाख कर रखी है, जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनकी पेंशन भी 1-1 लाख है। और हर बार जब वो रिटायर होते हैं या दोबारा चुने जाते हैं तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ अपनी पेंशन एक ही रखें, और 1-1 लाख क्यों कर रखी है? यहाँ सरपंच 2-2 बार 3-3 बार चुन कर आए, उनकी पेंशन क्या है? वो खातों में भी नहीं डलती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यहाँ हो रहा है, ये कहकर भाई आपकी पेंशन लागू की जाएगी सरपंच और पंच की, और वो कितने कितने दिन में डलती है। देवेंद्र बबली जी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, और अगर आप में दम है तो जनता के सामने है और इन सवालों के जवाब दें। जब हम मानेंगे आप सही में पंचायत मंत्री हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, यूं ही उलझुल बयान देने से कोई मंत्री नहीं बन जाता।